तो आज हम भारत के उस दौर की गहराई में उतरेंगे जब समंदर के रास्ते यहाँ नई उम्मीदें, नए खतरे और एक नया इतिहास आया। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास की कहानी कहते हैं, खासकर 15वीं सदी के बाद की, जब यूरोपीय शक्तियां एक एक कर भारत पहुंची। और ये मतलब सिर्फ तारीखों या लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं है। Yes. ये कहानी है व्यापार की, तकनीक की, कूटनीति की और उन इंसानी महत्वाकांक्षाओं की जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद ये समझना है कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ये सब व्यापारी बनकर भारत आए क्यों? और कैसे उनमें से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ की शासक बन बैठी। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। हाँ, सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर यूरोप के देशों में भारत तक एक समुद्री रास्ता खोजने की होड़ मची ही क्यों? मतलब क्या जरूरत थी? देखिए, इस सवाल का जवाब 1453 में छिपा है, जब उस्मानी तुर्कों यानी ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जो आज का इस्तांबुल है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। सदियों से यूरोप और एशिया के बीच जो जमीन का व्यापारिक रास्ता था, वो इसी शहर से होकर गुजरता था। ओके। इस पर कब्जे के बाद यूरोपीय व्यापारियों के लिए ये रास्ता मुश्किल हो गया और बहुत महंगा भी। मतलब जो पुरानी सप्लाई चेन थी वो एक तरह से टूट गई। हाँ बिल्कुल। और जो समुद्री रास्ता था, लाल सागर वाला, उस पर अरब व्यापारियों का लगभग एकाधिकार था। तो सारा कंट्रोल उनके हाथ में था। एग्जैक्टली। नतीजा ये हुआ कि भारत से जाने वाले मसाले, रेशम, सूती कपड़े, ये सब यूरोप पहुंचते पहुंचते कई गुना महंगे हो जाते थे। कुछ स्रोत तो कहते हैं कि 10 गुना तक। 10 गुना? हाँ। और यूरोप में इन चीजों की मांग बहुत ज्यादा थी, तो एक सीधा समुद्री रास्ता खोजना सिर्फ मुनाफे का सौदा नहीं था, ये एक जरूरत बन गया था। तो यहाँ से एक नई खोज की शुरुआत हुई। चलिए, इस दौड़ में सबसे आगे रहने वालों से शुरू करते हैं। पुर्तगाली, उनके पास ऐसा क्या खास था कि वो सबसे पहले पहुंच गए? उनके पास 2 बड़ी ताकतें थीं। पहली, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता था। उनका एक जुनून था कि किसी भी कीमत पर भारत तक रास्ता खोजना है। और दूसरी ताकत थी बेहतर होती तकनीक, मतलब जहाज बनाने की और समुद्री यात्रा की। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, 1494 की ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ये तो बड़ी अजीब संधि थी। बहुत अजीब। इसमें पोप ने पुर्तगाल और स्पेन के बीच एक तरह से पूरी अनजानी दुनिया का बंटवारा कर दिया। मतलब दुनिया का बंटवारा? हाँ, अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक रेखा खींची गई और यह तय हुआ कि उसके पूरब में जो भी नए इलाके मिलेंगे वो पुर्तगाल के होंगे और पश्चिम वाले स्पेन के। बिल्कुल। तो इस संधि ने पुर्तगाल को पूरब की ओर खोज करने का एक तरह से आधिकारिक लाइसेंस दे दिया। और इसी लाइसेंस का फायदा उठाकर 1498 में वास्को डे गामा, एक गुजराती नाविक, अब्दुल मजीद की मदद से कालीकट के तट पर पहुंचते हैं। वहां के राजा ज़ेमोरिन ने उनका स्वागत तो किया, पर पुर्तगालियों के इरादे शायद सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। वास्को डे गामा जब वापस लौटा तो अपने साथ इतना माल ले गया कि उसे बेचकर उसने अपनी पूरी यात्रा की लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। अच्छा। और ये खबर जब यूरोप पहुंची तो मतलब सनसनी मच गई। आप इसे आज की भाषा में एक सफल वेंचर कैपिटल निवेश की तरह समझ सकते हैं। सही बात है। एक जोखिम भरी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि इसमें कितना मुनाफा है। इसके बाद तो बाकी देशों में भी होड़ लग गई। और यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। वास्को डे गामा के बाद पेड्रो अल्वारेस कैब्राल आए। हाँ। और इस बार पुर्तगालियों का मकसद साफ था, अरब व्यापारियों का जो एकाधिकार था उसे तोड़ना, चाहे उसके लिए ताकत का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। सही कहा। कैब्राल ने कालीकट में कारखाना लगाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों से झड़प हो गई। बदले में कैब्राल ने कई अरब जहाजों पर कब्जा कर लिया, उन्हें लूट लिया। मतलब सीधी लड़ाई। हाँ, और उनके कर्मचारियों को मार डाला। उन्होंने कालीकट शहर पर बमबारी भी की। इससे साफ हो गया कि पुर्तगाली शांति से व्यापार करने नहीं आए थे, वो एक सशस्त्र व्यापार की नीति अपना रहे थे। और इसके बाद उन्होंने कालीकट के दुश्मनों मतलब कोचीन और कैन्ननौर के राजाओं से संधियां कर ली। तो यहीं से उनकी व्यापार से शासन की नीति की झलक मिलने लगी और इस नीति को उनके पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मीडा ने आगे बढ़ाया। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इसका क्या मतलब था? ब्लू वाटर पॉलिसी का सीधा मतलब था समंदर पर कब्जा। ओके। अल्मीडा का मानना था कि जब तक आप समंदर में ताकतवर हैं, भारत आपका है।
अगर आपके पास ये ताकत नहीं है तो जमीन पर बने किले किसी काम के नहीं। अच्छा, तो पूरा फोकस नेवी पर। बिल्कुल। और इसी नीति के तहत उन्होंने कार्टा सिस्टम शुरू किया। ये कार्टा सिस्टम क्या था? ये एक तरह से समंदर में दादागिरी थी, जिसे उन्होंने एक पॉलिसी का नाम दे दिया था। मतलब हिंद महासागर में व्यापार करने वाले हर भारतीय जहाज को पुर्तगालियों से एक परमिट या कार्टा खरीदना पड़ता था। और अगर कोई ना खरीदे तो अगर कोई जहाज बिना इस परमिट के पकड़ा जाता तो उसे या तो लूट लिया जाता या डुबो दिया जाता। तो अल्मीडा का ध्यान तो समंदर पर था, लेकिन पुर्तगाली ताकत के असली संस्थापक तो अफोंसो डी एल्बुकर्क को माना जाता है। उन्होंने आकर रणनीति में क्या बदलाव किया? बिल्कुल, एल्बुकर्क ने समझा कि असली ताकत के लिए जमीन पर भी अड्डे बनाना जरूरी है, सिर्फ समंदर से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। गोवा? हाँ, और ये किसी यूरोपीय ताकत द्वारा भारत में कब्जा किया गया पहला बड़ा इलाका था। गोवा एक बेहतरीन बंदरगाह था और पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र बन गया। और उन्होंने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को भी खत्म किया था ना? हाँ, ये भी एक अहम कदम था। और उन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय महिलाओं से शादी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। तो पुर्तगालियों ने शुरुआत तो इतनी जोरदार की, लेकिन वो लंबे समय तक अपनी पकड़ क्यों नहीं बनाए रख पाए? क्या वजह थी? इसके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था उनकी धार्मिक असहिष्णुता। मतलब? वो जबरदस्ती ईसाई धर्म थोपने की कोशिश करते थे। इससे स्थानीय लोग और शासक सब उनसे नाराज हो गए। अच्छा। दूसरा, उनके प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। तीसरा, ब्राजील की खोज ने उनका ध्यान भारत से हटा दिया। और आखिर में मैदान में उनसे ज्यादा ताकतवर और बेहतर संगठित प्रतिद्वंदी आ चुके थे। डच और अंग्रेज? बिल्कुल। तो पुर्तगालियों के पतन के साथ ही उनके प्रतिद्वंदियों के लिए दरवाजा खुल गया। अब बात करते हैं डचों की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी और उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार था, खासकर मसालों का। उन्होंने भारत में अपनी पहली कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। इसके बाद पुलिकट, सूरत, कोचीन, इन सब जगहों पर कारखाने खोले। और वो भारत से क्या व्यापार करते थे? वो यहाँ से नील, रेशम, सूती कपड़े और अफीम का व्यापार करते थे। लेकिन उनका मुकाबला तो अंग्रेजों से भी था। ये प्रतिद्वंदिता कैसी थी? ये बहुत खूनी प्रतिद्वंदिता थी। 1623 में अम्बोयाना, जो आज के इंडोनेशिया में है, वहां डचों ने 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों को मार डाला। ओहो! इस घटना के बाद दोनों के बीच एक समझौता हुआ। समझौता ये था कि अंग्रेज इंडोनेशिया से अपना दावा छोड़ देंगे और बदले में डच भारत से। हाँ, बदले में डचों ने भारत में अपनी ज्यादा दिलचस्पी छोड़ दी। ये तो बड़ा अजीब समझौता लगता है। डचों ने भारत को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? क्या भारत में मुनाफा कम था? ये एक सोचा समझा व्यापारिक फैसला था। देखिए, डचों का व्यापारिक मॉडल ज्यादा केंद्रित था। अच्छा। उनके लिए सबसे ज्यादा मुनाफा था मसालों में, जो इंडोनेशिया के द्वीपों पर बेहतर और ज्यादा मात्रा में मिलते थे। तो समझौते के बाद उन्होंने अपने सारे संसाधन वहीं लगाना बेहतर समझा, जहां से उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा था। उन्होंने भारत का मैदान अंग्रेजों के लिए लगभग खाली छोड़ दिया। और भारत में उनका अंत कैसे हुआ? भारत में उनकी ताकत का अंत 1759 में हुगली की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों हार के साथ हुआ। तो डचों ने मुनाफे के लिए भारत के मैदान से पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन मैदान खाली नहीं था। एक और शक्ति जो अब तक सब्र से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, अब आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। अंग्रेज। बिल्कुल। उनकी कहानी 31 दिसंबर 1600 को शुरू होती है। उस दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर दिया था। हाँ, जिसने उन्हें पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का 15 साल का एकाधिकार दे दिया। लेकिन उनकी शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचे। हाँ, वो सूरत में कारखाना खोलने की इजाजत लेने गए थे। वो तुर्की भाषा भी अच्छी तरह बोल लेते थे, जिससे जहांगीर काफी प्रभावित भी हुए थे। फिर भी उन्हें इजाजत क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस वक्त मुगल दरबार में पुर्तगालियों का दबदबा था। अच्छा, उनके दबाव के कारण? हाँ, उनके दबाव के कारण जहांगीर ने हॉकिंस को मना कर दिया। लेकिन फिर 1612 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। क्या हुआ था? कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के पास समंदर में एक छोटी सी अंग्रेजी सेना के साथ एक बड़े पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। और इस जीत का मुगलों पे क्या असर हुआ?
मुगलों ने पहली बार यूरोपीय शक्तियों की नौसैनिक ताकत को इतने करीब से देखा था। जहांगीर इस जीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1613 में अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कारखाना खोलने की इजाजत दे दी। तो ये भारत में ब्रिटिश सत्ता की पहली मजबूत नींव थी, कह सकते हैं। लेकिन असली कूटनीतिक सफलता सर थॉमस रो को मिली, जो 1615 में राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आए। तो अब व्यापारी की जगह एक राजदूत को भेजा गया। ये रणनीति में एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। रो का मकसद एक औपचारिक व्यापारिक संधि करना था। वो उसमें पूरी तरह तो सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में कारखाने खोलने और व्यापार करने के लिए कई विशेषाधिकार हासिल कर लिए। और इसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने पैर जमाए। हाँ, उन्हें पुर्तगाली राजकुमारी से शादी में दहेज के रूप में बॉम्बे मिला, जो आज का मुंबई है। मद्रास में उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला बनाया। लेकिन उनका सबसे बड़ा दाव था बंगाल। और बंगाल में ही उन्हें वो मिला जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1717 का फर्रुखसियर का फरमान। ये इतना अहम क्यों था? इसे ऐसे समझिए कि एक स्टार्टअप को किसी देश में टैक्स फ्री जोन में काम करने का लाइसेंस मिल गया। अच्छा। इस फरमान के तहत कंपनी को सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले बंगाल में बिना कोई अतिरिक्त कर दिए व्यापार करने की छूट मिल गई। सिर्फ 3000 रुपए में? हाँ, इसने कंपनी को अपने प्रतिद्वंदियों पर ऐसी आर्थिक बढ़त दे दी जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन हो गया। और यही आर्थिक शक्ति आगे चलकर सैनिक शक्ति में बदली। तो अब तक पुर्तगाली किनारे हो चुके हैं, डच इंडोनेशिया पर ध्यान दे रहे हैं और अंग्रेज मजबूती से जम गए हैं। अब कहानी में आखिरी बड़े खिलाड़ी की एंट्री होती है, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे आखिर में आए। उनकी कंपनी 1664 में बनी थी और ये काफी हद तक एक सरकारी संस्था थी। सरकारी? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि इसमें फैसले लेने में देरी होती थी और ये अंग्रेजी कंपनी की तरह लचीली नहीं थी, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं थी। ओके। उन्होंने अपनी पहली कोठी सूरत में लगाई और उनका मुख्यालय पौंडीचेरी में था। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई असल में यूरोप में उनकी दुश्मनी का ही विस्तार थी, है ना? एकदम सही। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो वैश्विक कंपनियों की लड़ाई थी, जिसका असर उनके अलग अलग क्षेत्रीय दफ्तरों में दिख रहा था। जब यूरोप में उनके हेडक्वार्टर्स में झगड़ा होता तो भारत में भी लड़ाई शुरू हो जाती थी। हाँ, बिल्कुल। और ये लड़ाई मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी हिस्से यानी कर्नाटक क्षेत्र में लड़ी गई। इसीलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ दो यूरोपीय ताकतों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, यही तो इसकी सबसे दिलचस्प बात है। दोनों ने भारतीय राजाओं और नवाबों के जो उत्तराधिकार के झगड़े थे उनमें दखल देना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। वे किसी एक पक्ष को अपना सैनिक समर्थन देते और बदले में उससे व्यापारिक और राजनीतिक फायदे उठाते। इस रणनीति के उस्ताद थे फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले। तो इन युद्धों का नतीजा क्या निकला? कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए। पहला युद्ध तो बराबरी पर छूटा, लेकिन उसने एक बात साफ कर दी। क्या? कि एक छोटी अनुशासित यूरोपीय सेना एक बड़ी भारतीय सेना को आसानी से हरा सकती है। दूसरा युद्ध निर्णायक नहीं रहा, लेकिन इसी में एक नए अंग्रेज नायक का उदय हुआ, रॉबर्ट क्लाइव। और क्लाइव उस वक्त कंपनी में सिर्फ एक क्लर्क थे, कोई बड़े सैन्य कमांडर तो थे नहीं। सही काम। उन्होंने आर्कॉट पर हमला करके जो दांव खेला वो एक जुए जैसा था, जिसने पूरा खेल पलट दिया और उन्हें रातों रात हीरो बना दिया। इस युद्ध के बाद डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया, जो फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। बहुत बड़ी। और फिर आया तीसरा और आखिरी युद्ध जो निर्णायक था। 1760 में वॉन्डीवॉश की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। तो वॉन्डीवॉश की हार फ्रांसीसियों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। हाँ, इसके बाद 1763 में पेरिस की संधि हुई। इसके तहत फ्रांसीसियों को भारत में उनकी कोठियां तो वापस मिल गई, लेकिन वे अब उनकी किलेबंदी नहीं कर सकते थे। अच्छा। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब भारत में अंग्रेजों का कोई यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिर में अंग्रेजी बाकी सबसे बेहतर क्यों साबित हुए? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या उनकी रणनीति में कुछ खास था? नहीं, किस्मत नहीं। स्रोत इसके कई कारण बताते हैं। पहला और शायद सबसे अहम कारण था दोनों कंपनियों की बनावट। मतलब? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी संस्था थी, जिसमें तेजी से फैसले लेने की क्षमता थी, उत्साह था, आत्मविश्वास था। वहीं फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, जहां हर फैसले में देरी होती थी और लाल पीताशाही हावी थी। तो एक तरफ एक फुर्तीली निजी कंपनी और दूसरी तरफ एक सुस्त सरकारी विभाग। ये तो एक बहुत बड़ी वजह लगती है। बिल्कुल। दूसरी वजह थी उनकी नौसैनिक श्रेष्ठता।
अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से सबक सीखा था कि समंदर का राजा ही जमीन का राजा बन सकता है। उनकी मजबूत नौसेना ब्रिटेन और भारत के बीच रसद और सेना की आवाजाही को सुरक्षित रखती थी। और उस वक्त ब्रिटेन में एक और बड़ी घटना हो रही थी, औद्योगिक क्रांति। उसका क्या असर पड़ा? ये तीसरा बड़ा कारण था। औद्योगिक क्रांति की वजह से उनके पास बेहतर तकनीक थी, बेहतर हथियार थे और युद्ध लड़ने के लिए मजबूत आर्थिक ताकत थी। और इंग्लैंड में सरकार भी स्थिर थी। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। इंग्लैंड में एक स्थिर सरकार थी जो कंपनी की नीतियों का समर्थन करती थी, जबकि फ्रांस में अक्सर राजनीतिक उथल-पुथल हावी थी। और आखिर में उनका स्थानीय लोगों के प्रति रवैया, ये भी एक अहम बिंदु है। पुर्तगालियों के मुकाबले अंग्रेजों में धर्म फैलाने का उत्साह बहुत कम था। उनका मुख्य मकसद व्यापार और मुनाफा था, धर्म परिवर्तन नहीं। अच्छा। इस वजह से स्थानीय शासक और प्रजा उनसे उतने नाराज नहीं होते थे जितने पुर्तगालियों की जबरदस्ती वाली नीतियों से हुए थे। तो ये थी कहानी कि कैसे व्यापार के इरादे से आई यूरोपीय कंपनियां भारत की राजनीति में उलझ गईं और कैसे अंत में अंग्रेजों ने सबको पछाड़कर अपना साम्राज्य स्थापित करने की नींव रखी। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया हमें दिखाती है कि कैसे वैश्विक घटनाएं, स्थानीय राजनीति और व्यापारिक महत्वाकांक्षा मिलकर इतिहास को एक नया मोड़ दे सकती हैं। ये किसी एक कारण का नतीजा नहीं था। ये सैन्य कौशल, व्यापारिक समझ, राजनीतिक रणनीति और हाँ, थोड़ी किस्मत का मिलाजुला परिणाम था। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी व्यापारिक कंपनियां शुरू से ही साम्राज्य बनाने के इरादे से आई थीं? या व्यापार के रास्ते में राजनीति और सत्ता पर कब्जा करना बस अगला तार्किक कदम था? क्या ये एक सोची समझी रणनीति थी या मौका परस्ती का नतीजा? अगली बार तक इस पर जरूर सोचिएगा।